और दोस्तों एनसीईआरटी ने सिर्फ भारत के राजाओं के इतिहास को ही नहीं छुपाया है, उन्होंने रामायण पर भी सवाल खड़े कर दिए। और हिंदू महासभा और आर्य समाज के लोगों ने भी इन बुक्स का खुलकर विरोध किया, क्योंकि इन बुक्स में एंशिएंट हिंदूज को बीफ ईटर दिखाया जा रहा था, यानी गाय का मांस खाने वाला दिखाया। दुख की बात यह है कि दुनिया का सबसे डेडली इन्वेजन हम पर हुआ और हमारी हिस्ट्री की बुक्स में उन्हें व्हाइट वॉश किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषि तावनिया, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों ये वीडियो पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें हम ये बात करेंगे कि कैसे भारत के इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुआ, कैसे एनसीईआरटी ने लाखों बच्चों को सिर्फ एक तरफ का इतिहास बताया। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, देख लीजिएगा। पहले पार्ट 2 देख लीजिए, फिर आराम से पार्ट 1 भी देख लेना। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं ऋषि तावनिया और शुरू करते हैं आज की ये बात। दोस्तों एनसीईआरटी ने कैसे हमारे इतिहास के अंदर सिर्फ मुगलों का महिमा मंडन किया हुआ है, हम देख चुके हैं। हिस्ट्री बुक्स में जहाँ अकबर, बाबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब इनके सैकड़ों रेफरेंसेस हमें मिलते हैं, वहीं महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, ऐसे महावीरों के हिस्ट्री की बुक्स में गिनती के रेफरेंसेस है। इस बारे में चर्चा हमने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में कर दी है। हम ये जानते हैं कि भारत पर आक्रमण सबसे पहले किसने किया, हम ये जानते हैं कि भारत पर आक्रमण सबसे पहले कब हुआ, लेकिन ये नहीं जानते कि आक्रमण से पहले का इतिहास हमारा क्या था। ऐसी क्या भव्यता थी इस देश की, किसने बार बार विदेशी आक्रमणों को सहा है। जब आप किसी के पास नहीं है, बस आगे पीछे 2-3 बात बोल देते हैं कि जी सोने की चिड़िया थी, बहुत पैसा था, संस्कृति थी, सुंदरता थी, बस। लेकिन अगर डिटेल में पूछ ले कि असल में क्या था तो कोई नहीं जानता। एटलीस्ट मेरे जनरेशन के लोग तो बिल्कुल भी नहीं जानते। हाँ ये हम जरूर जानते हैं कि बेचारे मुगलों ने हमें सुंदर सुंदर इमारतें दी, सबसे इंपॉर्टेंट बिरयानी दी है। क्या हुआ, हजारों लोगों को काटा, उनको कन्वर्ट किया, बिरयानी इंपॉर्टेंट है। क्या बात करता है यार। अरे गधों, जब बाहर के इन्वेडर्स और मुगल आए थे तो यहाँ की भव्यता देखकर वो पागल हो गए थे, क्योंकि वो खुद गरीब से देश से आए थे जहाँ की ना कोई सभ्यता थी, ना की कोई संस्कृति थी, बस आदिमानव वाला हाल था। तो मंदिर, महल, पैसा, ऐसी भव्यता देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। का हाल चुप चुप के बांडिया से भी बुरा था। क्या ये मंडप है? मैंने तो सोचा घर है। तुम्हारे गांव में ऐसे घर होते हैं? साला डोंकी, ये घर नहीं महल है। तो ऐसे भिखमंगों का महिमा मंडन एनसीईआरटी में हुआ है। तो सोचने वाली बात है कि ऐसा क्या हुआ 1961 में जब एनसीईआरटी की स्थापना हुई और आगे चलकर हमें सिर्फ इनका इतिहास पढ़ने को मिला। क्यों तब से इसमें सिर्फ लेफ्ट की विचारधारा डाली गई, क्यों सिर्फ मार्क्सिस्ट विचारधारा हमें बचपन से परोसी गई है। क्योंकि आज भी हम देख सकते हैं कि हिस्ट्री की बुक्स पूरी तरह लेफ्ट लीनिंग है और काफी हद तक कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित है। दरअसल ये जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 1961 में और चेक करना पड़ेगा कि शुरुआत में ही फॉल्ट आया कैसे। दोस्तों जब 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना हुई, उस समय भारत के शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि नो डाउट एक फ्रीडम फाइटर थे। देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया था। हिंदू मुसलमानों को साथ मिलकर रहना चाहिए, खुशी से रहना चाहिए, ऐसा वो सोचते थे। लेकिन वो आइडियोलॉजिकल हमारे प्रथम प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी को बहुत फॉलो करते थे और कहीं ना कहीं नेहरू जी मार्क्सिस्ट विचारधारा से प्रभावित थे और मौलाना अबुल कलाम आजाद वो भी मार्क्सिस्ट विचारधारा से काफी प्रभावित थे। तो जिस समय एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी, उस समय देश के एजुकेशन मिनिस्टर की विचारधारा खुद की थोड़ी मार्क्सिस्ट विचारधारा थी। उस समय सरकार की नजर में एजुकेशन एक ऐसा माध्यम था जिससे देश में एकता और बढ़ सकती थी। और नो डाउट ये बात एकदम सही है। सरकार ने एक कमेटी बैठाई और कहा कि हिस्ट्री में मिथ नहीं डालना, हिस्ट्री एकदम सेक्युलर और रैशनल एक्सप्लेनेशन के साथ होनी चाहिए। और जिन्हें इस कमेटी में चुना गया उनका नाम है ताराचंद, नीलाकांत शास्त्री, मोहम्मद हबीब, विश्वेश्वर प्रसाद, बीपी सक्सेना, पीसी गुप्ता। सभी हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट काफी न्यूट्रल थे और देश हित के लिए जाने जाते थे। जब सब कुछ सही चल रहा था तो गलती कहाँ हुई? गलती हुई बुक्स उठाने में। जब हिस्ट्री की बुक्स रिकमेंड होने की बात हुई तब रोमिला थापर की एंशिएंट इंडिया उस हिस्ट्री बुक को रिकमेंड किया गया। और रोमिला थापर कितनी बड़ी मार्क्सिस्ट विचारधारा की है ये हम जानते हैं। राम मंदिर के मामले में भी उन्होंने खूब टांग अड़ाई थी। देश के सभी मेन स्ट्रीम हिस्टोरियन उस समय ये नहीं चाहते थे कि राम मंदिर की स्थापना हो। देश के लगभग सभी मेन स्ट्रीम इतिहासकार जैसे रोमिला थापर ये सभी प्रो लेफ्टिस्ट नजर आते हैं। और इस तरह रोमिला थापर, बिपिन चंद्रा, सतीश चंद्रा, रामशरण शर्मा, इन सभी की एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री की बुक रिकमेंड की गई और उठाकर एनसीईआरटी में फाइनल कर दी गई। और ये सभी के सभी ऑथर पूरी तरह मार्क्सिस्ट विचारधारा से प्रभावित थे। तो ये वो शुरुआत थी, वो रूट्स थी जहां देश के इतिहास को सबसे पहला झटका लगा। जब सिर्फ सेकुलर दिखने को कहा गया और मिथ को हटाने को कहा गया, तब उन्होंने महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, बाजीराव बल्लाड़, बप्पा रावल, गुरु गोविंद सिंह जी का इतिहास मिथ समझकर गायब कर दिया। शर्म है कुछ? इनके कंट्रीब्यूशन को इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया गया। इनको इन जैसे हजारों वीरों का इतिहास याद ही नहीं रहा। लेकिन सोचने वाली बात है, इतना सब कुछ हुआ और कोई बोला भी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? चलो मानते हैं कि आज की जनरेशन तो फर्जी है, इनको किसी चीज से मतलब नहीं है, इनको ना तो सच सुनाई देता है ना सच बोलना आता है। चाप खाएगा और कुछ भी बोलोगे सुनेगा भी नहीं। क्यों? गूंगा बहरा है क्या? हाँ गूंगा बहरा है, लेकिन इसे इस बात का जरा भी घमंड नहीं है।
तो आज की कूल जनरेशन से हम उम्मीद नहीं कर सकते कि वो सच जानना चाहती है, लेकिन पहले के लोगों की तो कुछ वैल्यूज थी। क्या उन्होंने भी बुक्स को चेंज करने की डिमांड नहीं की? जी हाँ दोस्तों, इन बुक्स के खिलाफ बहुत आवाजें उठी। दीपा नायर ने तो कहा कि एनसीईआरटी की हिस्ट्री बुक्स में मार्क्सिस्ट इन प्रिंट्स नजर आते हैं, लेकिन उस समय के हमारे प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी मार्क्सिस्ट विचारधारा से बहुत प्रभावित और हिस्ट्री को साइंटिफिक आउटलुक से लोगों को दिखाना चाहते थे। काफी नेशनलिस्ट ग्रुप्स ने कहा कि हमारे हीरोज, हमारे रक्षकों को हमारी ही एनसीईआरटी बुक्स में क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा, और आर्यन इन्वेजन जैसी फालतू थ्योरी का खुलकर विरोध हुआ। 1969 में पार्लियामेंट्री कंसल्टेटिव कमेटी ने बुक्स में आर्यन इन्वेजन थ्योरी को यह कहने को कहा कि आर्यन को कहीं बाहर का ना दिखाया जाए, उन्हें इंडिजीनियस दिखाया जाए कि आर्यन से ही के थे, या फिर आर्यन को बुक से हटा दिया जाए। लेकिन रोमिला थापर और एडिटोरियल बोर्ड ने ये करने से मना कर दिया। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। और हिंदू महासभा और आर्य समाज के लोगों ने भी इन बुक्स का खुलकर विरोध किया, क्योंकि इन बुक्स में एंशिएंट हिंदूज को बीफ ईटर दिखाया जा रहा था, यानी गाय का मांस खाने वाला दिखाया जा रहा था। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? तो क्या कभी एनसीईआरटी का मटेरियल चेंज नहीं हुआ था? जब कांग्रेस की सरकार थी, जब हिस्ट्री की बुक्स में मार्क्सिज्म नजर आता था, जब सरकार चेंज होती तब एनसीईआरटी भी थोड़ी थोड़ी चेंज होती रही। ऐसा ही चलता रहा, सरकारें चेंज होती रही और नेशनलिज्म को कभी कभी थोड़ा थोड़ा बढ़ावा मिलने लगा, जिसका एक उदाहरण हम देख सकते हैं 2017 में। एनसीईआरटी की बुक में से एक पैसेज की हेडलाइन बदली गई। पैसेज था 2002 के गुजरात दंगों का। उस पैसेज का पहले नाम दिया गया था एंटी मुस्लिम राइट्स, जिसे बदलकर 2017 में गुजरात राइट्स कर दिया गया। यानी ब्रेन वॉश हमारा कब से हो रहा है हम देख सकते हैं। सिर्फ पॉलिटिक्स की वजह से, सिर्फ वोट्स की वजह से गोधरा कांड को एंटी मुस्लिम घोषित कर दिया गया। लेकिन ट्रेन में आग किसने लगाई? पता नहीं जी, आग लगाने वालों का धर्म थोड़ी होता है। लेकिन अगर एनसीईआरटी से पूछ ले, गुजरात दंगों में मरा कौन? मुस्लिम्स। उन्हें मारा किसने? कट्टर हिंदुओं ने। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। दोस्तों 2002 के दंगों में बहुत से मुसलमानों की भी जान गई थी, जो कि बहुत घटिया बात है। जिसने क्रिमिनल एक्ट किया था उन्हें सजा होनी चाहिए थी। तो देश के लोग मरे थे, यह देश के लिए बहुत दुख की बात है। लेकिन आप सिर्फ एक साइड की हिस्ट्री मत दिखाइए, इतिहास के पन्नों से उन लोगों को गायब ना करिए जो ट्रेन में जिंदा जल गए थे। तो एनसीईआरटी आज इतनी बायस्ड क्यों है और कहां से शुरुआत हुई थी हम जान चुके हैं। अब अगर बच्चे छत्रपति शिवाजी महाराज को जानना चाहे, भारत में हुए युद्धों का असली इतिहास जानना चाहे, अगर पूरा सच जानना चाहे, तो किससे पूछे? मुझे क्यों पूछा? मुझे क्या मालूम? तो किससे पूछो यार? एनसीईआरटी तो हमें हमारे देश का इतिहास बताने को तैयार नहीं। लेकिन अगर आपको भारत में हुए युद्धों का असली इतिहास जानना है, और अगर सच में जानना है कि कौन से युद्ध कब हुए, असल में वो युद्ध कौन जीता, तो आप भारत की प्रसिद्ध लड़ाइयां नाम की ऑडियो बुक बड़े आसानी से कुकू एफएम पर सुन सकते हैं। आमतौर पर जब हम बुक्स पढ़ रहे होते हैं तो लाइन्स तो हम पढ़ रहे होते हैं, लेकिन दिमाग में कुछ और ही कहानियां चल रही होती है। तो बस इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने का सबसे बेस्ट उपाय है कुकू एफएम। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है विद ओवर 1000+ आवर्स ऑफ कंटेंट लाइब्रेरी। सबसे बेस्ट बात जो मुझे लगती है वो ये है कि ये ऐप मेड इन इंडिया है, और कुकू एफएम पर आप रीजनल लैंग्वेज में भी कभी भी और कहीं पर भी बड़ी आसानी से ऑडियो बुक सुन सकते हैं। इसे 4.5+ रेटिंग मिली हुई है, तो नो डाउट लोगों ने इस ऐप को पसंद किया है। तो भारत का इतिहास क्या है, भारत की प्रसिद्ध लड़ाइयां ऑडियो बुक सुने और जाने असल में हुआ क्या था। छत्रपति शिवाजी महाराज और ऐसे ही और महान वीरों की कहानियों की ऑडियो बुक कुकू एफएम पर सुने और सच्चाई के थोड़े और करीब जाए। बहुत अच्छे बेटे, इतनी सारी ऑडियो बुक कुकू एफएम पर। अब बता दे कितने हजार का सब्सक्रिप्शन है? ये तेरे जेब में क्या है? पान मसाला कितने रुपए का है? 5 रुपए का। हाँ, 5 रुपए रोज लगाकर बीमारी को बुलावा दिया जा रहा है। इससे अच्छा नॉलेज को बुलावा दे। कुकू एफएम पर ईयरली सब्सक्रिप्शन सिर्फ 399 का, यानी रोज 1 रुपए से थोड़ा ज्यादा, और पान मसाले से बहुत सस्ता। और अगर आप मेरा कोड DM50 यूज करेंगे तो मेरे फर्स्ट 250 यूजर या मेरे फर्स्ट 250 सब्सक्राइबर्स को ईयरली सब्सक्रिप्शन प्राइस सीधा 50% कम, यानी चार्जेस 399 से सीधा आधे, और डेली का 1 रुपए से भी कम खर्चा, और पान मसाले से बहुत सस्ता। तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से कुकू एफएम पर जाए, उसे डाउनलोड करें, मनपसंद ऑडियो बुक सुने, और जो एनसीईआरटी नहीं बता पाया शायद वो आपको यहाँ जानने को मिले। और दोस्तों एनसीईआरटी ने सिर्फ भारत के राजाओं के इतिहास को ही नहीं छुपाया है, उन्होंने रामायण पर भी सवाल खड़े कर दिए। हम सभी को याद है कि क्लास 6 में एक एक्स्ट्रा बुक लगी थी, बाल रामायण। उस बुक में लिखा जाता है कि सीता तो राक्षसों के वध के पक्ष में नहीं थी, लेकिन राम बिना किसी वजह, बिना किसी कारण राक्षसों का वध करना उचित समझते थे। इस टॉपिक पर क्वेश्चन भी दे रखा है, तो बच्चे उसको याद करेंगे। मेरी समझ से बाहर है कि इन्होंने कौन सी रामायण पढ़ी है। और एनसीईआरटी के अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो इंग्लिश का कोर सब्जेक्ट है, उसमें एक पोएम है जिसमें माँ सीता को लाचार दिखाया जाता है। I am Sita who entered the forest, got imprisoned in the forest and now roaming in the forest because of love, lust and politics। मतलब माँ सीता को बेचारा बनाकर दिखाया गया है। इसमें कहा गया है कि प्यार, वासना और राजनीति के कारण मुझे जंगल में भटकना पड़ रहा। अब जब भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में से एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसे झूठ परोसे जाएंगे तो बच्चे तो लेफ्टिस्ट बनेंगे। सही बात है, स्कूल में भारत के राजाओं के खिलाफ भड़का दो, उनके प्रति नफरत पैदा कर दो, और कॉलेज में भारत के देवताओं के खिलाफ धारणा कर दो। और इसी के साथ आपके सामने एक और अर्बन नक्सल तैयार। जरूर 2-4 महीने बाद किसी चौराहे पर वो आजादी के नारे लगाते नजर आएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और प्लीज एक भ्रम को खत्म कीजिए,
वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं लिखा कि एक धोबी के कहने पर भगवान राम ने माँ सीता को जंगल में भेज दिया था। उत्तरकांड रामायण में बहुत सालों बाद जुड़ा है और उसमें ऐसी कोई फिक्शनल स्टोरी है ही नहीं। कहीं नहीं लिखा कि धोबी के कहने पर भगवान राम ने माँ सीता को जंगल में भेज दिया। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। और उत्तरकांड भी वाल्मीकि जी ने लिखा है या नहीं लिखा, इसके कोई प्रूफ नहीं है। और अगर वाल्मीकि जी ने रामायण के बाद फलश्रुति लिख ही दी थी तो उत्तरकांड लिखा जाना संभव ही नहीं। लेकिन इन बातों को इतना मिक्सअप कर दिया गया है कि इसका जवाब अब किसी के पास नहीं मिल सकता। रामायण के कुल 300 से भी ज्यादा वर्जन है। अगर किसी न किसी तरह आप सभी वर्जन को मिक्स करके भगवान राम के चरित्र को कमजोर करने की कोशिश करोगे तो भी हम नहीं करने देंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि आगे भी कोई ना कर पाए। तो एनसीईआरटी से हम जब भी सच्चाई की उम्मीद करते हैं, एक सच्चे इतिहास की उम्मीद करते हैं, जब भी भावना में बैठकर उससे सच्चाई जानना चाहते हैं, एनसीईआरटी बड़े प्यार से हमारा काट देती है। आरी मिलेगी काटने के लिए। हल्दी घाटी युद्ध महाराणा प्रताप नहीं हारे, इस बात को सिद्ध करते करते हमें 400 साल लग गए, लेकिन हमने कभी उनके कंट्रीब्यूशन को पढ़ा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमें पढ़ाया ही नहीं गया। मुगल अच्छे थे, जजिया कर अकबर ने हटा दिया। चलो तालियां बजाओ। अकबर तो बहुत सेकुलर था। तुम खुली जिंदगी जी रहे थे, मंदिर जा रहे थे, परिवार के साथ आराम से रह रहे थे। एक दिन एक साम्राज्य आता है जो तुम्हें मंदिर जाने पर तुमसे पैसे लेता है और कुछ टाइम के बाद एक बार के लिए बंद कर देता है। अब इस बात के लिए तालियां क्यों बजाए? ये हमारा हक था जिसे छीना गया था। हम तो हमेशा से ही मंदिर फ्री में ही जा रहे थे। ये तो बेल्ट से मारकर मलहम लगाने वाली बात हो गई। उन्होंने ऐसा करके कोई एहसान नहीं किया था और कुछ टाइम बाद जजिया कर वापस लगा दिया था। ये बताने हमारी एनसीईआरटी शर्मा जाती है। बस एक बार तो माफ कर दिया। देखो मुगल कितने अच्छे थे, तुमसे तुम्हारे देवता की पूजा करने के पैसे भी नहीं लेते। देखो कितने सेक्युलर, लेकिन क्यों लेंगे पैसे? सही बात है। वही एनसीईआरटी में चोलास के बारे में क्या लिखा है कि चोलास 400% तक ज्यादा टैक्स लेते थे और जब बाप अपने बेटे को प्रॉपर्टी देता था तो उस पर टैक्स अलग लेते थे, जिसे हम कहते हैं इनहेरेंट टैक्स। ये टैक्स बाकी साम्राज्य भी लेते थे, लेकिन एनसीईआरटी की आंखों में चोला छुपता। चोलास ने और क्या क्या किया, क्या क्या भव्य निर्माण किए, कितने साल एक सुंदर व्यवस्था बनाई रखी, इसके बारे में एनसीईआरटी कुछ नहीं बोलती। कैसे भारत का एक राजा श्रीलंका से बुद्ध प्रतिमा को वापस ले आता है, उसे चोर की तरह दिखाया जाता है। वही मुगल भारत के मंदिर तोड़ते हैं, काशी के मंदिर को तोड़ने का फरमान जारी किया जाता है, लोगों को कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन एनसीईआरटी कुछ नहीं बोलता। भाई सेक्युलरिज्म। कुछ मत बोलो, सेकुलरिज्म। उल्टा एनसीईआरटी के हिसाब से मुगल तो पैसे देते थे मंदिर को कि मंदिर वापस रीबिल्ड हो सके। इस बात को हम एक्सपोज ऑलरेडी पार्ट 1 में कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जरूर देखिएगा। और सिख गुरुओं के इतिहास को तो एनसीईआरटी ने बिल्कुल गायब कर दिया। गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु नानक देव जी के अलावा अगर भारत के किसी रैंडम पर्सन से पूछ ले कि कोई और गुरुओं के नाम बताओ तो उनका हाल गोलमाल के लक्ष्मण जैसा हो जाएगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। उल्टा होना ये चाहिए कि हमें सभी गुरुओं का नाम अंगुलियों पे याद होना चाहिए। लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से मुगल भले थे। वो मुगल भले थे जिन्होंने गुरु अर्जुन देव जी, गुरु तेग बहादुर जी की हत्या कराई। वो मुगल भले थे जिन्होंने किसानों को कर ना देने की वजह से फांसी पर लटका दिया। वो मुगल भले थे। वो अकबर सेक्युलर था, उसने चित्तौड़गढ़ के किले में 30,000 सिविलियंस को, मासूम सिविलियंस को पूरी तरह मार डाला। हजारों सालों से हमारे इतिहास की जमीनें लावारिस पड़ी हुई है। हमने हमारी इतिहास की जमीनें लावारिस छोड़ रखी है। तो बस मौका पर लोग आकर उस जमीन पर अपनी गंदी नीयत से झूठे इतिहास के बीज बोकर जा चुके हैं और वो दिखने के चक्कर में हम आज भी पढ़े जा रहे हैं, फॉलो किए जा रहे हैं। कभी हमने क्रॉस चेक करना जरूरी नहीं समझा। आज के वामपंथी इतिहासकारों को तो बाहर से फंड्स मिलते हैं ऐसे मार्क्सिस्ट थ्योरीज लिखने के लिए। सिर्फ पैसों से मतलब है, बस पैसा मिलना चाहिए। जब हिंदू और सिखों का इतिहास से अगर एनसीईआरटी में हमें अच्छे से देखने को नहीं मिलता तो हम बौद्ध और जैन इन धर्मों के इतिहास की अपेक्षा कर ही नहीं सकते। तो ओवरऑल हम पढ़ते हैं अंग्रेजों की हिस्ट्री, मुगलों की हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री। मेजर सेक्शन में हम यही पढ़ते हैं। मैं खुद कुछ टाइम पहले तक ये सोचता था कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने सिर्फ महाराष्ट्र तक में राज किया है, लेकिन उनका साम्राज्य कितना बड़ा था ये अब मुझे पता चला है और मेरे जैसे ऐसे बहुत से लोग और भी होंगे। मुगलों की हिस्ट्री भी पढ़नी जरूरी है क्योंकि उन्होंने भी काफी लंबे टाइम तक शासन किया है। तो उनके इतिहास को एकदम से इतिहास से गायब कर देना भी गलत है। लेकिन सवाल यही है कि हमें सिर्फ मुगलों का इतिहास पढ़ना चाहिए? क्या ये उन डायनेस्टीज के खिलाफ अन्याय नहीं है? इनका शासन मुगलों से लंबा था और सुंदर था और मेरा मुगलों के खिलाफ बोलना किसी भी रूप से इस्लाम के खिलाफ बोलना है फिर मुसलमानों के खिलाफ बोलना नहीं है। प्लीज इसे रिलीजन पर लेकर ना बैठे। मुगलों ने जुल्म किया, उसे हमारे इतिहास में छिपाया गया। भारत के राजा जीते, उसे हमारे इतिहास से छिपाया गया। जब इतनी बायस हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी तो मुगलों से नफरत अपने आप ही हो जाएगी। हमारा मकसद बस हिस्ट्री बुक्स को चेंज करवाना है। हमारी आने वाली जनरेशन जब भी हमारी बुक्स पढ़ेगी तो हमेशा यही समझेगी कि हम एक हारी हुई सभ्यता रही, क्योंकि वो बुक्स में कभी पढ़ेगी नहीं कि भारत इतना महान था, इतना भव्य था। ये वो माने नहीं पाएंगे। उन्हें कितना भी समझा लेंगे लेकिन वो पढ़े लिखे कभी ये बात एक्सेप्ट नहीं करेंगे और कभी ये बात मानेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी ये देखा नहीं होगा। लेकिन मैंने उसको नहीं देखा ना, इसका मतलब वो नहीं है, और मैंने जिसको नहीं देखा है ना वो है, ऐसा मैं मानता
लेकिन अगर हम हमेशा हारे होते तो हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति अब तक नष्ट हो चुकी होती, जैसा कि इजिप्ट और रोम में हुआ था। आज इजिप्ट और रोम से पूरी तरह उनकी सभ्यता नष्ट हो चुकी है, उनकी संस्कृति नष्ट हो चुकी है, लोगों को पता भी नहीं है, वहाँ के लोगों को अपनी संस्कृति के बारे में कुछ नहीं पता। हम पूरी तरह कभी नहीं हारे क्योंकि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति आज भी जीवित है। बस दुख की बात यह है कि दुनिया का सबसे डेडलीस्ट इन्वेजन हम पर हुआ और हमारे हिस्ट्री की बुक्स में उन्हें व्हाइट वॉश किया जा रहा है। और बात यहाँ सिर्फ बहुत पास्ट की नहीं हो रही है। 1919 में कश्मीर पंडितों के साथ जो हुआ, उन्हें कैसे मारा गया, कैसे भगाया गया, उनकी कहानी को ना तो इतिहास में कहीं जगह मिली, ना ही पॉल साइज की किताब में कहीं जगह मिली। उनकी कहानी तो एकदम अनसुनी रह गई। क्या यहाँ एनसीईआरटी को देश की सच्चाई नहीं दिखानी चाहिए? गिरिजा टिकू जी के साथ जो हुआ कितना गलत हुआ, लेकिन क्या देश में लोग जानते भी है? नहीं जानते, क्योंकि इस साइड की स्टोरी हमने कभी जानी ही नहीं। ये बहुत अच्छी बात है कि कश्मीर फाइल्स नाम से एक मूवी आ रही है जो हमारे देश को एक आईना दिखाएगी। ये किसी भी तरह से इस मूवी का प्रमोशन नहीं है, बस मैं तो उस फिल्म को पहले दिन देख कर आऊंगा क्योंकि किसी ने सच्चाई दिखाने की हिम्मत की है। तो दोस्तों अंत में मैं कहना चाहूंगा कि अपने इतिहास, अपनी सभ्यता को जीवित रखने की पूरी कोशिश कीजिए। तो दोस्तों आपके इसके बारे में क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना ना भूलें जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।